हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 20वीं सेंचुरी की बहुत ही फेमस द वेस्टलैंड को डिस्कस करे हैं, जिसका एक पार्ट द बरियल ऑफ द डेड जो कि सेक्शन फर्स्ट है, उसको मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था इन डिटेल लाइन टू लाइन। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ए गेम ऑफ चेस। तो इसमें टोटल 96 लाइन में लिखी गई है। और बात करें इस सेक्शन के टाइटल की, तो उन्होंने थॉमस मिडलटन के दो प्ले ए गेम एट चेस एंड दूसरा वुमेन बिवेयर वुमेन से लिया गया है, जहाँ पर इलियट हमें इस मॉडर्न वर्ल्ड की डिप्रेसिंग रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं और इसके पॉलिटिकल साइड को दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हमें ये भी बताते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी कोई लव नहीं रह गया है, कोई फीलिंग नहीं रह गई है, उसमें कोई मीनिंग नहीं रह गया है। लोग बस अपनी लस्ट को फुलफ़िल करने के लिए रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को एक गेम ऑफ चेस की तरह वो लोग अपने मूड से हारने की या ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। और इस प्योर रिलेशनशिप में भी लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड के इस सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। और यहाँ पर पहले एपिसोड में टी.एस. इलियट एक रिच लेडी के बारे में हमें बताते हैं, उसकी लग्जरियस लाइफस्टाइल, उसकी शान शौकत के बारे में बताते हैं कि इतना पैसा होने के बाद भी वो अपर क्लास लेडी कितनी डिप्रेस्ड और दुखी होती है, ये भी दिखाते हैं। और फिर इसके सेकंड एपिसोड में इलियट हमें लंदन के एक पब के में बैठी दो महिलाओं के बीच में हो रही कन्वर्सेशन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग बैठकर अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम लिलियार्ड होता है, वो लोग उसके फ्रस्ट्रेटिंग और डिप्रेशन रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन दोनों एपिसोड में इलियट हमें उस समय की अपर क्लास और लोअर क्लास की मिजरेबल कंडीशन के बारे में बताते हैं और उनकी डिप्रेसिव सेक्सुअल रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। द चेयर शी सैट इन लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन, ग्लोन ऑन द मार्बल वेयर द ग्लास हेल्ड अप द स्टैंडर्ड रफ विथ फ्रूटेड वाइन्स, from which a golden cupidon peeped out। यहाँ पर इलियट जो है वो हमें एक अननोन लेडी के बारे में बताते हैं और उसकी लग्जेरियस रूम के बारे में बताते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि वो चेयर जिस पर वो लेडी बैठी हुई है, वो चेयर किसी नॉर्मल चेयर की तरह नहीं है, बल्कि वो चेयर किसी राजा के सिंहासन की तरह है, बल्कि वो एक तख्त की तरह है जो कि एकदम पॉलिश्ड है। तो यहाँ पर बर्निश्ड का मतलब है पॉलिश्ड, यानी उस चेयर पर जो चमक है, जो पॉलिश है, वो उस रूम में लगे मार्बल पे जिस पर वो चेयर रखी हुई है उस पर भी वो रिफ्लेक्ट हो रही है या ग्लो कर रही है। फिर वो आगे कहते हैं कि उस रूप में वो ग्लास है ना, ग्लास से इनका मतलब है मिरर या शीशा। वो मिरर किसी लोहे के पिलर से या किसी आयरन की फ्रेम की मदद से खड़ा होता है और उस मिरर के फ्रेम को या उस बॉर्डर को किसी अंगूर के पेड़ की जो शाखाएं होती है जो कि फल से भरी हुई होती हैं, उसकी तरह उसे शेप दिखाया गया है, क्राफ्ट किया गया है। इसके साथ ही उस मिरर की फ्रेम क्यूपिडन यानी क्यूपिड जो होता है उसका भी एक छोटा सा गोल्डन कलर का स्टैचू उस फ्रेम में अटैच है या पॉपअप कर रहा होता है। और उस क्यूपिड के पंखों के पीछे एक दूसरा क्यूपिड होता है जिसकी आंखें इससे पहले वाले क्यूपिड के पंखों से ढकी हुई होती है। इस साथ उस रूप में एक 7 ब्रांचेस कैंडललेब्रा भी होता है, यानी कि जो कैंडल होल्डर होता है वो भी रहता है, जिसमें टोटल ब्रांचेस या 7 होल्डर दिए हुए होते हैं। और जब उस कैंडल की रोशनी उस मिरर पर पड़ती है तो उस सभी कैंडल की रोशनी डबल हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। और फिर इसके बाद में उस रूम में
रखे एक टेबल पर सारी रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उस लेडी की काफ़ी सारी ज्वेलरी सेटिन के केसेज या यानी वेलवेट या मखमल के कोटेड से जो ब्रश से बाहर पड़े चमक रहे थे। तो यहाँ पर इन लाइन में जो टेबल की बात की गई है, उस टेबल पर दोनों की तरह की रोशनी चमक रही थी। उस कैंडल की चमक भी डबल होकर चमक रही थी और उस ज्वेलरी की चमक भी उस टेबल पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब इसके बाद लाइन नंबर 86 से वो लिखते हैं, इन वाइल्स ऑफ इवोरी एंड कलर्ड ग्लास एंड स्टॉप लर्क्ड हर स्ट्रेन सिंथेटिक परफ्यूम unarranged powder and liquid troubled, confused and drowned the sense in odors stirred by the air that furnished from the window. These accented in fading the prolonged candle flames. तो यहाँ पर वाइल्स का मतलब है छोटी छोटी बॉटल्स, इवोरी का मतलब है हाथी के दांत एंड स्टॉपर्ड का मतलब है विदाउट कैप यानी छोटी छोटी बोतल थे, उनमें कोई कैप नहीं होता। अनएजेंट का मतलब है समथिंग विच हैज़ काइंड ऑफ क्रीमी टेक्सचर। तो यहाँ पर उस लेडी के मेकअप की कॉस्मेटिक के सामान की बात की गई है। तो एलिट यहाँ पर कहते हैं कि उस रूम में कुछ छोटे छोटे बॉटल्स होते हैं जो कि हाथी के दांत से और कुछ कलरफुल ग्लास की मदद से बने हुए हैं और जिसमें केमिकल से बने सिंथेटिक परफ्यूम, पाउडर और लिक्विड जैसी चीज़ें उस बोतल में भरी हुई होती है और उन बोतल में से अजीब सी खुशबू आ रही थी जो कि वो बोतल कंसील करने या वो उन खुशबुओं को छुपाने की या दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो खुशबू किसी की सेंसेस को भी अपनी महक से मदहोश कर सकती थी और वो किसी के भी सेंसेस को डिस्टर्ब भी कर सकती थी और कंफ्यूज भी कर सकती थी। फिर एलियट आगे कहते हैं कि जब उस रूम की एक खिड़की से ताज़ी हवा अंदर की ओर आने लगती है तब उस परफ्यूम के स्मेल को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है और वो उस रूम के ऊपर की ओर ढकेलने लगती है और उसके साथ ही उस रूम में इतनी देर से जो कैंडल जल रहे थे उसकी रोशनी भी थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब डबल हो जाती है। तो ये एक काफ़ी सिंपल सी बात है कि जब रूम में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तब आग का जो फ्लेम है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस कैंडल में से जो धुआं थोड़ा ज़्यादा निकलने लगता है और फिर वो सारा स्मोक उस रूम के डेकोरेटिव सीलिंग या छत की तरफ ऊपर जाकर जमा होने लगता है और उसे देखकर ऐसा लगता है उस स्मोक के धुएं की वजह से वो डेकोरेटिव सीलिंग में जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न बने हैं, वो भी उस धुएं के साथ हिल रहे हैं या मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर लकोरिया का मतलब है एक फैंसी सी पैरल सीलिंग और कॉफर्ड सीलिंग का मतलब होता है हाईली डेकोरेटिव सीलिंग, जिसमें कि काफ़ी तरह के डिज़ाइन या पैटर्न बने होते हैं। और इसके बाद एलियट सीलिंग के इस टॉपिक को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और वो फायर प्लेस यानी घर में जो आग जलाने की जगह है वो उसके बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं ह्यूज सी वुड फेड विथ कॉपर बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज फ्रेम बाय द कलर्ड स्टोन in which sad light a covered dolphin swam. Above the antique mantle was displayed as through a window gave upon the slaven scene and the change of Philomel by the barbarous king. So rudely forced, yet there the nightingale filled all the deserts with inviolable voice, and still she tried, and still the word pursues. तो एलियट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि समुद्र से बहकर आई हुई जो बड़ी बड़ी लकड़ी के पीसेज होते हैं उन्हें यहाँ पर कॉपर के साथ मिलाकर या कॉपर के पतले से स्टिप से कोट करके उन्हें जब फायर प्लेस के आग में जलाया जाता है तब ये दोनों एक साथ मिलकर ये ग्रीन और ऑरेंज कलर के फ्लैम को प्रोड्यूस करते हैं और पूरे उस
फ्रेम को चारों तरफ से कलरफुल स्टोन से फ्रेम किया जाता है और इसके साथ ही उस फायर प्लेस की आग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस सैड सी लाइट में कोई डॉल्फिन उसमें तैर रही हो। इस लाइन का और इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि उस फायर प्लेस की सैड की सी जो ऑरेंज और ग्रीन कलर की लाइट है वो किसी डॉल्फिन के तैरते हुए स्टैच्यू पर प्रकाश ला रोशनी डाल रही थी। इसके बाद इलियट आगे कहते हैं कि उस एंटिक या पुराने से फायर प्लेस के ऊपर जो मेंटल या सेल्फ एरिया है उसके ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है जिसको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे हम खिड़की से बाहर किसी जंगल या फॉरेस्ट के सीन को देख रहे हो। और यहाँ पर सेल्वन सील का मतलब है, सेल्वन सील का यहाँ पर क्या मतलब है? सेल्वन सील का मतलब है फॉरेस्ट का सीन जिसे कि इलियट ने मिल्टन के एक वर्क पैराडाइज लॉस्ट से लिया है। तो वो इस तस्वीर को जो उस फायर प्लेस के ऊपर दीवार पर लगी हुई है वो ये बयां कर रही है कि किस तरह से फिलोमेना जो कि एक लेडी थी जो राइट एंगल में ट्रांसफ़र हो गई हो। तो फिलोमेना का जो करेक्टर है वो ओविड नाम का जो एक पोइट है ना उसके एक वर्क मेटामॉर्फोसिस पे बेस्ड है जहाँ पर फिलोमेना जो थी वो प्रोकनी नाम की लेडी की बहन हुआ करती थी और प्रोकनी के हस्बैंड ने यानी फिलोमेना के ब्रदर इन लॉ ने उसका सर्वल टाइम रेप किया और उसकी जुबान तक काट दी थी। तो वो अपनी बहन से कुछ बता न सके और बाद में फिलोमेना की बहन प्रोकनी को जब ये बात पता चली तो उसने अपने हस्बैंड टेरियस से उसकी बहन का रेप किया था और उसकी ज़ुबान काट दी थी। उसकी सिस्टर इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो अपने ही बच्चों को मार देती है और अपने बच्चों का जो मीट होता है उसे पकाकर अपने हस्बैंड को खिला देती है। और जब टेरियस को ये बात पता चलती है तो वो उन पर अटैक करने चला जाता है। तो गॉड उनके बीच में आ जाते हैं और उन दोनों सिस्टर पर तरस खाकर उन्हें नाइटिंगेल एंड स्वेलो बर्ड्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इन लाइन के थ्रू इलियट हमें इस मेल डोमिनेट सोसाइटी में जो वुमेन के ऊपर अत्याचार हो रही हैं उसको बताने की कोशिश कर रही हैं। और आज तक वो दोनों सिस्टर जो नाइटिंगेल और स्वेलो बर्ड में ट्रांसफ़र हो वो आज तक रोती है और जब वो रोती है तो पूरा रेगिस्तान है उनके दुख भरी आवाज़ से अनब्रेकेबल वॉइस से भर जाता है। और ये दुनिया आज भी उनके उस चुक चुक सॉन्ग को या उनके उस नाइटिंगेल सॉन्ग को ऐसे परस्यू करती है या ऐसे चेस करती है जैसे कि वो कोई सफरिंग नहीं है बल्कि वो तो एक मीनिंगलेस अग्रेसिव साउंड है अगेंस्ट हर रैप। और इस मॉडर्न वर्ल्ड के लोग इतने डर्टी हो चुके हैं वो इंजॉय करते हैं और आज भी वुमेन इस प्रॉब्लम को फेस करती है। और इस लाइन का इंटरप्रिटेशन एक ये भी हो सकता है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों को जिनके ईयर्स डर्टी हो चुके हैं उसे नहीं सुनाई देता है। दे हैव आल्सो देयर फेथ इन ह्यूमैनिटी एंड लव। और अब इस लाइन 103 को अलग अलग क्रिटिक ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। फिर इलियट आगे कहते हैं कि उस रूम की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग है, ऐसे फिगर्स हैं जिन्हें उस रूम की दीवारों पर कर्व किया गया है और वो सभी पेंटिंग्स और सभी फिगर्स हमें पुराने बीते समय के बारे में बताती है और उसके बारे में याद दिलाती है। उस पेंटिंग और फिगर्स की अपनी एक स्टोरी है और उनका अपना एक पास्ट है जो उन दीवारों पर टंगी हुई हैं और अपनी स्टोरी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह सामने की ओर झुके हुए हैं और देयर डाइंग टेल समथिंग एंड डाइंग टेल द स्टोरी। बट ये वर्ड मैन जो है और उस रूम में जो लेडी है उनके लिए ये सब चीज़ें मीनिंगलेस है बिकॉज या तो वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही है या वो मॉडर्न वर्ल्ड और लेडी इन लोगों ने अपनी एबिलिटी या काबिलियत को खो दिया है इन चीज़ों को समझ पाने की। इसलिए उस बंद रूम में और भी सन्नाटा छा जाता है। अब इसके लाइन नंबर 107 से लेकर 138 तक इलियट हमें फर्स्ट एपिसोड के फाइनल सीन के बारे में बताते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि वो लेडी जो है ना वो
जो आलिशान रूप में बैठी हुई है वो एक ही फ्लोमल की तरह कोई इनोसेंट विक्टिम नहीं है। वो तो एक वेश्या की तरह है जो अपने किसी लवर का या अपने किसी कस्टमर के आने का वेट कर रही है। इलियट उन लाइंस में आगे कहते हैं, तभी उस लेडी को सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो उस फायर लाइट की रोशनी में वो अपने बालों को ब्रस्ट करने लगती है, मतलब कॉम्ब करने लगती है। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसकी ज़ुबान से शब्द भी निकलने लगते हैं और वो बहुत कुछ कहना चाहती है। उस पर अचानक से वो एकदम से साइलेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। और जब उस लेडी का लवर उस रूम के अंदर आ जाता है तब उसके बीच में कुछ देर तक बातचीत होती है और वो लेडी उससे पहले अपने लवर से ये कहती है, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, यस बैड, स्टे विथ मी। यानी वो लेडी अपने लवर से ये कह रही है कि मेरा मूड आज बहुत कुछ अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ तुम आज मेरे पास रुक जाओगे? तो कहो, तुम कभी मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? कुछ तो कहो, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे कभी भी ये बात नहीं पता होती कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो, ना ही तुम मुझसे कुछ बताते हो। तो वो लवर फिर उस लेडी से कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हम सब एक जिंदा लाश की तरह हैं और हम सब हमेशा किसी गम में डूबे रहते हैं। जैसे कि चूहे इंसानों की लाश को नोचकर खा जाते हैं, उन्हें दुख या कष्ट देते हैं, ठीक उसी तरह से हम भी हमेशा दुख के साए में डूबे रहते हैं और हमेशा डैड फील करते हैं। हमने अपनी बोन्स यानी अपने शेप को खो दिया है और हम एमलेस लाइफ की जी रहे हैं। इस लाइन के थ्रू इलियट हमें मॉडर्न मैन की स्पिरिचुअल और बेरीनेस और उनके होलोनेस को दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद वो लेडी आगे कहती है कि ये आवाज़ कैसी है? उसका लवर ये कहता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो दरवाजे के नीचे थोड़ी हवा चल रही है तो उसकी ही आवाज़ है। तो वो लेडी फिर से उससे पूछती है कि आखिर ये आवाज़ कैसी है, ये तेज़ हवा की क्या कर रही है? तो फिर से उसका लवर ये कहता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। तो फिर लेडी उससे कहती है, क्या तुम कुछ भी नहीं जानते? क्या तुमने कुछ नहीं देखा? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो उसका लवर उस लेडी से कहता है कि मुझे उस ड्राउन्ड फोनेशियन सेलर की आंखें याद आ रही है जो कि उन मोतियों की तरह चमकती थी। तो इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन में डिस्कस किया था। इसके फर्स्ट स्टेंजा में हम इसके बारे में देख चुके हैं, जिसे इलियट ने शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से लिया गया था। लेडी फिर आगे कहती है कि क्या तुम जिंदा भी हो या नहीं? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा? क्या तुम कुछ भी नहीं सोच रहे? तो अचानक से उसका लवर 1912 को एक पॉपुलर जज सॉन्ग गाने लगता है और वो कहता है, ये सॉन्ग कितना सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंस है, स्मार्ट हुआ करता था। तो ये लाइन हमें इंडिकेट करती है कि इवन क्लासिकल सॉन्ग दैन कैन टर्न टू द चीप सॉन्ग ऑन मॉडर्न एज। तो वो लेडी थोड़ी फ्रस्ट्रेट होके ये कहती है कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं ऐसे ही बाहर चले जाऊं या फिर अपने बालों को ऐसे ही खोलकर सड़क पर जाकर वॉक करूं? तो ये लेडी की एंजाइटी को दिखाता है, उसकी इनसिक्योरिटी को दिखाता है। इवन दाउ शी इज लिविंग ए लग्जरियस लाइफ। और उसके ये कहने की एक वजह ये भी है कि उसका लवर कभी भी उसके साथ बैठकर ठीक से बात भी नहीं करता। द रिलेशनशिप इज नाइदर लव नॉर फॉर एनी काइंड ऑफ फीलिंग। फिर भी वो लेडी आगे कहती है कि हम कल क्या करेंगे, आगे अपने आने वाले समय में हम करेंगे क्या? क्या हमें हमेशा सुबह 10 बजे चाय के लिए पानी गर्म करेंगे या सारा दिन मौसम के बारे में सोचेंगे और
अगर बारिश आ गई तो शाम को कोई घर हमें पिकअप करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद हम चेस खेलेंगे क्योंकि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। हम आंखें रब करने लगेंगे और वेट करने लगेंगे कि कोई हमारे दरवाजे पर नॉक करे, कोई हमारी इस बोरिंग सी रूटीन को डिस्टर्ब कर दे। तो यहाँ पर नॉक अपॉन द डोर से मतलब है डेथ से या मृत्यु से, यानी लेडी अपनी डेली लाइफ के रूटीन से एकदम टायर्ड हो चुकी है और वो वेट कर रही है कि डेथ उसके दरवाजे पर दस्तक दे और वो अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए। जैसे कि थॉमस मिडल्टन के प्ले वुमेन बीवर वुमेन में होता है इन इस सिमिलर फैशन। तो अब ये हो गया है इस सेक्शन फर्स्ट के एपिसोड में, और अब हम सेकंड एपिसोड में इलियट हमें एक लंदन के पब का सीन बताते हैं जहाँ पर एक लोअर मिडिल क्लास के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं अपनी फ्रेंड्स लिलियान, मतलब जिसका निक नेम होता है लिल, के बारे में। तो ये बातचीत जो है वो लगभग 3 लोग मिलकर कर रहे होते हैं। इनमें से तो 2 लेडीज होती हैं जिनका नाम लू एंड मे होता है और एक आदमी होता है जिनका नाम बिल होता है। तब इन दोनों लेडीज़ में से एक लेडी बाकी के लोगों को कुछ दिन पहले की बात बता रही होती है जब उसकी मुलाकात उसकी एक फ्रेंड लिल से हुई थी। वो उस समय की बात है जब उन लोगों को बता रही थी और फिर उन दोनों ने कहना शुरू करती है कि when Lily's husband got demobbed, I said I did not mince my word, I said to her myself। यानी लिल का हस्बैंड अल्बर्ट जो कि आर्मी में है, जो कि घर आने वाला था और उसे आर्मी से रिलीज़ मिल गया है, मैंने उसे ये बात कही थी और मैंने जैसा उससे बात की थी मैं तुम लोगों को भी वैसे ही बताऊंगी, बिना कुछ एक्स्ट्रा मिक्स किए या चॉप किए। तभी बीच में से वेटर आकर कहता है हैरी अप प्लीज़, इट्स टाइम, मतलब जल्दी कीजिए, समय ख़त्म हो चुका है और बार जो है वो बंद होने वाला है। ये कहकर वो वेटर वहाँ से चला जाता है और वो लेडी अपनी बात को कंटिन्यू रखती है और कहती है मैंने लिल से कहा था अब जब उसका हस्बैंड लिल घर आने वाला है तो वो अपनी लुक्स को थोड़ा सुधार लेना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए, क्योंकि अल्बर्ट ये ज़रूर जानना चाहेगा कि तुम्हें उन पैसों का किया क्या जिनका उसने तुम्हारे दांत ठीक करवाने के लिए दिए थे। अब ये बात इसलिए जानती हूँ मैं क्योंकि मैं भी उस समय वहीं पर थी जब अल्बर्ट ने तुम्हें पैसे दिए थे, मैं तुम्हारे ख़राब दांतों को निकलवाकर एक नए दांत का सेट लगवाने के लिए, और उस समय उसने तुमसे ये भी कहा था अब वो तुम्हारे इस लुक को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ। लिल, फिर वो लेडी आगे कहती है लिल एटलीस्ट अपने हस्बैंड के बारे में तो सोचो, बेचारा 4 साल से आर्मी में काम कर रहा है, अब जब वो घर आ रहा है ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहेगा, लेकिन तुम उसे वो समय नहीं दे सकती, वो प्लेजर नहीं दे सकती। और भी ऐसी औरतें हैं जो उसे ये प्लेजर देने को तैयार है। फिर वो मुझसे कहती है ओह ऐसा क्या? फिर मैंने लिल से कहा कुछ वैसा ही। फिर उसने मुझसे फिर से ये कहा। तब ये बात मुझे पता है कि मुझे किसे थैंक यू कहना चाहिए। फिर उसने मुझे एक स्ट्रेट सा लुक दिया जैसे कि मुझे मुझ पर शक हो। और इस कन्वर्सेशन के दौरान फिर वो वेटर वहाँ आ जाता है और उन्हें हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम बोलता है। जिसके बाद वो लेडी अपनी बात को कंटिन्यू रखती है और कहती है मैंने दिल से कहा कि अगर तुम्हें ये बात नहीं पसंद है तो तुम उसे छोड़कर आगे कोई क्यों नहीं बढ़ती हो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हैप्पीली उसे पिक करके उसे वो प्लेजर देना चाहेंगे। अगर तुम उसे वो खुशी नहीं दे सकती तो अगर अल्बर्ट तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो बाद में मुझे ये मत कहना कि तुम्हें सावधान नहीं किया या तुम्हें फ़ोन नहीं किया। तुम्हें वो खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम 31st ईयर की होकर इतनी बूढ़ी नज़र आ रही हो। तो लिन ने सैड सा फेस बनाकर
ये कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सब उन पिल्स की वजह से हुआ है जो मैंने अबॉर्शन के लिए लिए थे। मेरे 5 बच्चे हैं और मरते मरते बची हूँ अपने 6 बच्चे जॉर्ज को जन्म देते टाइम। और उस केमिस्ट ने, उस दवाई वाले ने मुझसे ये कहा था कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं पहले जैसे दोबारा नहीं हो पाई। फिर मैंने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। अगर अल्बर्ट तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, साथ ही रहना चाहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे तो तुमने शादी ही क्यों की? तीसरी बार वो वेटर फिर से वहाँ आता है और कहता है, जल्दी कीजिए, पब अब बंद होने वाला है। जब वो यहाँ से चला जाता है तो वुमन फिर से अपनी कहानी को कंटिन्यू रखती है और बोलती है कि वेल, उस संडे जब अल्बर्ट घर आया था तो उन दोनों ने एक साथ मिलकर हॉट गेमन को एंजॉय किया था। फ्रेंड्स, गेमन का मतलब होता है पिग का मांस, और उन दोनों ने भी मुझे डिनर पर इनवाइट किया था अपने साथ में उस हॉट गेमन को खाने के लिए। और फाइनली पब का वेटर उन्हें जाने के लिए कहता है और फाइनली उनकी कन्वर्सेशन जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये तीनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर चले जाते हैं। तो इलियट इस सेक्शन के थ्रू अपर क्लास वुमेन और लोअर क्लास वुमेन, इन दोनों के क्लास की जो वुमेन है उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमें यहाँ पर इस सेक्शन में बताता है।